हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करने जा रहे हैं अब्सैड डायनेस्टी के बारे में। ये डायनेस्टी कहाँ की है, कहाँ के रहने वाले लोग हैं, कहाँ पर इन्होंने रूल किया था, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ और ये डिक्लाइन कैसे हुए, इनको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम क्यों कहा जाता है। बात ऐसी है कि अभी न्यूज़ में एक चल रहा है कि 1100 पुराने जो गोल्ड के सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं इजराइल में। तो वो जो सिक्के हैं वो अब्सैड डायनेस्टी के सिक्के हैं। तो उसी चीज़ के कारण ये अभी न्यूज़ में आ रहे हैं, इसलिए हम इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे कि अब्सैड डायनेस्टी कहाँ की थी और इन्होंने किन किन जगह पर रूल किया। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एवोल्यूशन के बारे में। इनका एवोल्यूशन हुआ था उम्मेद डायनेस्टी को हराकर। वहाँ पर पहले उम्मेद डायनेस्टी जो थी रूल कर रही थी। तो ये सेकंड खलीफा थे, पहले खलीफा उम्मेद डायनेस्टी को माना जाता है। ये अब्सैड है कौन? ये है अरेबिक डायनेस्टी के लोग। इन्होंने ज़्यादातर जो इस्लामिक का हिस्सा है, इस्लामिक एम्पायर का, उन पर ज़्यादातर रूल किया है और इन्होंने अपने आप को खलीफा 750 CE में घोषित किया था। तो इनकी जो सुप्रीमेसी थी वो सिर्फ 1258 तक ही रही। इसके बाद मंगोल्स ने इन्वेजन कर दिया, इन पर हमला कर दिया और वहाँ पर मंगोल्स का राज शुरू हो गया। तो यही था हमारा एवोल्यूशन के बारे में। अभी हम अगली स्लाइड में बात करेंगे उम्मेद डायनेस्टी के बारे में। ये उम्मेद डायनेस्टी से कैसे जीते। तो उम्मेद डायनेस्टी को क्या हो रहा था कि वो उसको इंटरनल प्रेशर रेजिस्ट कर रहे थे, ठीक है, उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही थी, उनके जो लोग थे, ठीक है। तो वो ऐसे क्यों? क्योंकि उम्मेद डायनेस्टी के जो खलीफा थे उन्होंने क्या किया, वो एक पार्शियलिटी कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। वो प्रेफर कर रहे थे अरब मुस्लिम्स को, ठीक है, और जो नॉन अरब मुस्लिम्स होते थे जैसे कि पर्शियंस, उनको एक्सक्लूड कर देते, मतलब उनको बाहर निकाल देते थे। वो उनको उतनी इज्जत नहीं देते थे जितने अरब मुस्लिम्स को देते थे। तो इसी चीज़ की वीकनेस का एडवांटेज लिया सुन्नी अरब अबू अल अब्बास ने, ठीक है। इन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया 750 में कि हमें हमारा हक चाहिए, और उसने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स बना लिए थे। उन्हीं फॉलोअर्स की सहायता से उसने जो उम्मेद के ट्रूप्स होते थे, ठीक है, एक बहुत बड़ी बैटल में उनके जो सिपाही होते थे उनको हरा दिया और अब्सैड डायनेस्टी ने वहाँ पर अपनी जगह ले ली और वहीं पर अपने पैर पसार लिए। अब जो अब्सैड डायनेस्टी कहाँ से डिसेंड हुई है, ये जो हमारे मोहम्मद हुआ करते थे इस्लाम में, उनके एक यंगेस्ट अंकल थे जिनका नाम था अब्बास इब्न अब अल मुतलिब। ये 566 से लेके 653 तक वहाँ पर रहे हैं, ठीक है। ये डायनेस्टी उन्हीं के नाम पर रखी गई है। अब बगदाद की बात करते हैं। अब्सैड डायनेस्टी के जो लीडर थे उन्होंने बगदाद शहर को बसाया था, वही बगदाद शहर को लेके आए थे, वही उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, अभी जो कि इराक में है। अब्सैड ने जो बगदाद बनाया था वो एक कूड़े से बनाया था, मतलब वहाँ पर स्क्रैच था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो रोड थी उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया और वहाँ पर नई नई रोड्स बनाने लगे ताकि वहाँ पर ट्रेड हो सके, वहाँ से लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो जो बगदाद शहर था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन में था। क्यों? क्योंकि वो एशिया और यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच था। उनका एक मेन रास्ता था जो यूरोप को एशिया से जोड़ता था। तो एक ऐसी ट्रेड रूट थी दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर यूरोप के कुछ बाकी देशों ने एशिया के साथ कुछ भी नेटवर्क क्रिएट करना है तो उन्हें बगदाद शहर से होकर जाना पड़ेगा। तो इसी चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। अब इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज पोर्शन है ये सारा का सारा अब्सैड डायनेस्टी का पोर्शन है, जब वहाँ पर वो उस समय में वहाँ पर रूल कर रहे थे। और ये आप देख सकते हैं ये रहा बगदाद शहर। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से, ठीक है, ये इटली आ गया, अगर यहाँ से किसी ने इधर जाना है तो वो पहले यहाँ से इधर आएंगे और इस बगदाद शहर के रास्ते से ही एशिया में जा सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम में हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी भी हैं, जैसे ये रेड सी है, अरेबियन सी है। आप जान सकते हैं कि बगदाद शहर
कहाँ पर है, ये आज के ज़माने में इराक शहर में है, ठीक है। तो ये आप सभी चीज़ें याद रखें। यहाँ पर है मेडिटेरियन सी। एक चीज़ आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये याद रखें कि सी के साइड में जितने भी देश हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सभी जगह जो भी देश है आपको वो याद रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी हम बार बार कह रहे हैं कि मैप को बहुत सीरियसली लेते हैं, मेंस में भी आपके ये काम आते हैं। जैसे कि ब्लैक सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये भी न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्की है उन्होंने यहाँ पर एक नेचुरल गैस का भंडार ढूंढा है, ठीक है। यहाँ पर एक कैस्पियन सी है, ये रेड सी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये गल्फ़ का इंपॉर्टेंट है। गल्फ़ के साथ कौन कौन से देश लगते हैं आप जानते हैं कि यहाँ पर अबू धाबी है यहाँ पर, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे ट्रेड के बारे में। उस समय में ट्रेड बगदाद शहर से क्या क्या चीज़ें होती थी, तो आइवरी मतलब हाथी के दांत, सोप होगी, हनी, डायमंड्स, इन सभी का व्यापार होता था उस समय में। तो जो पीपल थे, लोग थे बगदाद के, उन्होंने क्या किया था, जो सिल्क था, ग्लास था, टाइल्स थी, पेपर थी, वो वहाँ पर बनानी शुरू कर दी और बाकी देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके साथ बगदाद बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन बन गई, क्योंकि वहाँ से यूरोप में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एशिया में भी। पर जो अब्सैड डायनेस्टी थी वो ज़्यादातर अपना लालच नहीं दिखाती थी, उन्होंने जितना भी अपना एम्पायर फैला लिया था वो वहीं तक सीमित थी, उन्होंने आगे उसको हासिल करने का या फिर आगे उसको बढ़ाने की नहीं सोची थी। तो बगदाद शहर में इतनी क्वालिटीज़ होने के कारण वहाँ पर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, वहाँ पर आने शुरू हुए। जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, वहाँ पर पूरी दुनिया के, वो वहाँ पर आने की इच्छा रखने लगे, ठीक है, वो अपने बॉर्डर्स के विद इन। आगे हम बात करेंगे यकूत अल हमावी के बारे में। ये एक राइटिंग एक्सपर्ट थे उस समय के, एक अरब हिस्टोरियन थे, बायोग्राफर थे, ठीक है, जिन्होंने बगदाद शहर के बारे में 10th सेंचुरी में ही अपनी बुक में बताया हुआ है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ के बारे में जान लें। आगे हम बात करेंगे कि उस समय में जो नॉलेज थी वो कैसी थी। तो जो अब्सैद खलीफा हारून अल राशिद थे, ठीक है, और उनके पुत्र अल मामून, ठीक है, उन दोनों ने एक चीज़ फॉलो की थी और उन्होंने हाउस ऑफ विजडम को बगदाद में इस्टेब्लिश किया था। मतलब उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई थी जिसका उन्होंने नाम रखा था हाउस ऑफ विजडम। ये एक ऐसी स्पेस थी, एक ऐसी जगह थी जो कि सिर्फ स्कॉलरशिप लोगों के लिए थी, जो स्कॉलर्स थे, लिटरेचर में कह सकते हैं, आगे मेडिसिन में कह सकते हैं, ये जगह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी। तो जो हाउस ऑफ विजडम था, ठीक है, उसकी यूजेज मतलब उसको यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे, ठीक है, उसकी प्रेस्टीज भी बहुत बढ़ गई। पर ये बड़ी थी सिर्फ अल मामून के रूल के वक्त, ठीक है, जो कि थे 813 से लेके 833 तक। तो उन्होंने काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स थे उनको रिक्रूट मतलब उनको जॉब देनी स्टार्ट कर दी अपने हाउस ऑफ विजडम में। उसमें सिर्फ ऐसे नहीं थे कि एक ही रिलीजन के लोग थे, उसमें सभी स्कॉलर्स थे, जैसे मुस्लिम में कोई स्कॉलर है, क्रिश्चियन में है, ज्यूज़ में है, ये सभी एक जगह हाउस ऑफ विजडम में इकट्ठे होकर वहाँ पर काम करते थे पीसफुली। ये आप देख सकते हैं, ये एक हाउस ऑफ विजडम की पिक्चर वहाँ पर पेंटिंग बनाई हुई है, ये सभी स्कॉलर्स बैठे हैं, ये भी एक स्कॉलर है। तो ये सभी पीसफुली अपने जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे ट्रांसलेशन मूवमेंट की। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है अब्सैद डायनेस्टी के वक्त, क्योंकि यही ट्रांसलेशन मूवमेंट के कारण हमें बहुत सारे वर्क्स ऐसे हैं जो अरेबिक भाषा में मिलते हैं। इसीलिए अब्सैद डायनेस्टी को गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हर एक वो एस्पेक्ट कवर किया है जो कि एक किसी भी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो इन्होंने जो फिलॉसफी, साइंस, मेडिसिन, इन सभी टेक्स्ट को अरेबिक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्कॉलर्स को हायर किया हुआ था। इसके साथ उन्होंने जो अरब मुस्लिम स्कॉलर्स थे, ठीक है, कुछ सीरियन क्रिश्चियंस थे, उन्होंने भी जो सीरियक टेक्स्ट था मतलब उस समय की जो सीरिया की बुक्स थी उनको भी अरेबिक में कन्वर्ट कराया। यही तक नहीं था, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, क्योंकि वो ग्रीस के जो फिलॉसफी थी, स्कॉलरशिप थी, उनको प्रिजर्व करना चाहते थे, ताकि उनकी जो नॉलेज है लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी
ऑफ नॉलेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो सके, वो सारे एस्पेक्ट कवर कर सके। तो इनको बढ़ावा दिया था दो खलीफा ने, एक अल राशिद ने, एक उनके बेटे अल मामून ने। उन्होंने जो ट्रांसलेशन मूवमेंट थी उसको डायरेक्टली एनकरेज किया। उन्होंने जो स्कॉलरली वर्क थे, जैसे अरिस्टोटल का जो काम था उसको भी ग्रीक भाषा से अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट करवाया था। ये सभी इसलिए कर रहे थे ताकि जो अरब वर्ल्ड की लोग हैं वो इस चीज़ से अधूरे ना रह जाए, उनको भी वो वर्ल्ड की सारी नॉलेज मिले जो उनको आगे बढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं पेपर मेकिंग की। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि कैसे इन्होंने ये टेक्नोलॉजी चीनियों से छीनी थी। उस वक्त छीनी भी नहीं कह सकते कि कैसे उस समय उन्होंने उनसे धोखे से कह सकते हैं, धोखे से भी नहीं कहेंगे, एक धक्के से उन्हें कहा कि हमें ये चीज़ सीखनी है। तो उन्होंने वहाँ उनसे सीखी थी। कैसे सीखी थी? जब उनकी बैटल हुई थी, लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ तलास, ठीक है। ये अवसैद खलीफा और उनकी जो टैंग डायनेस्टी है चाइना की, उस समय उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी 751 में। तो जब चीनी लोग इस लड़ाई में हार गए तो चीनियों ने ये वादा किया था कि वो जो उनका पेपर मेकिंग सीक्रेट है, ठीक है, वो उनको बताएंगे। पर जब जब टैंग डायनेस्टी बैटल हार गई, लड़ाई हार गई, तब सैद ने कुछ जो नॉलेजेबल पेपर मेकर्स थे, जो पेपर बनाते थे, जिनको पेपर बनाने की कला पता थी, उनको प्रिजनर्स बना लिया कि अब कैसे भागोगे हमसे, अभी तो हमको सिखाओगे ना कि पेपर मेकिंग कैसे बनती है। तो उन्होंने उनको फोर्स किया वहां पर प्रिजन में कि हमें ये कला सिखाइए। तो लड़ाई के बाद उन्होंने ये पेपर मेकिंग की कला सीखी और इन्होंने इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया और इन्हों से ही उन्होंने जो बाकी के वहाँ पर देश हैं उन्होंने भी इनसे ही आगे पेपर मेकिंग सीखी। तो अवसैद जो थे वो इतने एडवांस किन किन चीज़ों में थे? तो जो इब्न अल हत्यम थे, ठीक है, उन्होंने एक जो पहला कैमरा है वो भी इन्वेंट किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी थी। तो जो डॉक्टर हैं, फिलोसफर अविसेना, उन्होंने एक बुक लिखी है कैनन ऑफ मेडिसिन, जो कि फिजिशियंस को हेल्प करती है जो डेंजरस डिजीज है कैंसर, उनको डायग्नोज करने में, पहचानने में, ठीक है। और जो अल ख्वारिज़मी है, ठीक है, एक पर्शियन मैथमेटिशियन है, इन्होंने अलजेब्रा को इन्वेंट किया था, ठीक है। अ वर्ड विच इटसेल्फ हैज अरेबिक रूट्स। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग अवसैद डायनेस्टी के वो एक पर्सपेक्टिव के साथ ही नहीं देख रहे थे, वो सभी पर्सपेक्टिव्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी लेकर चल रहे थे। उन्होंने देखिए आप मैथमेटिक्स में भी उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, मेडिसिन में भी आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्होंने लिटरेचर के वर्क्स में भी आगे बढ़ने की कोशिश की, साइंस में भी बढ़ने की आगे कोशिश की। इसीलिए ये एक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम है। फिर बात करते हैं कि इसका डिक्लाइन कब हुआ। जब जो खलीफा अल मुतसिम थे, ठीक है, और उनके जो बेटे अल वातिक थे, ये उनके टाइम पीरियड हैं, ये सेंट्रलाइज्ड पावर में थे, ठीक है। पर उसी समय इनके जो खलीफा की पावर थी वो डिक्लाइन होने लगी। और जब 945 आया तब जो इराक के अराउंड जो भी एरिया था, ठीक है, वो अमीर डायनेस्टी के पास आ गया, उसके बाद बायूद डायनेस्टी के पास आ गया, ठीक है। फिर उनके बाद आए मंगोल्स। तो उन्होंने बगदाद शहर को 1258 सी में हासिल कर लिया, वहाँ पर लड़ाई की। मंगोल वॉरफेयर जो कि बहुत फेमस है हिस्ट्री में, उन्होंने वो वहाँ पर लगाई। तो जो फेमस बेयत अल हकीमा थे, ठीक है, उन्होंने एक लेवल तैयार कर लिया और वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन को मिसकेयर किया, मतलब बहुत हथियारों की तरह मार गिराया उनको और बिना कुछ सोचे समझे इतने लोग मारे गए। तो जो खलीफा थे उनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव हुआ, उनको कारपेट में रोल कर कर उनको हॉर्सेस के पैरों के, मतलब घोड़ों के पैरों के नीचे छोड़ दिया ताकि वो वहां पर लतड़े जाएं, ठीक है। तो जो ज्यादातर रॉयल फैमिली थी उसको मार दिया गया, ठीक है, पर एक बॉय को छोड़ दिया गया, उसको मंगोलिया भेज दिया गया था। और एक प्रिंसेस भी थी जिनको स्लेव बनाकर रखा गया हुलिगु की हरम में, ठीक है, उनको ऐसा स्लेव बनाया गया।
तो यहीं तक था हमारा सफ़र अपसेट डायनेस्टी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।